ऐसा क्यों हुआ? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। Cotton weavers in India thus faced two problems at the same time. Their export market collapsed and the local market shrank. The imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. By the 1860s, weavers faced a new problem. They could not get sufficient supply of raw cotton of good quality. इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं आ गई। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई थी। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद यानी आना बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लग गई थी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए थे। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। Then by the end of the 19th century, weavers and other craftspeople faced yet another problem. Factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industries possibly survive? 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? नेक्स्ट है फैक्ट्रीज कम अप। फैक्ट्रियों का आना हमारे यहाँ किस प्रकार हुआ? The first cotton mill in Bombay came up in 1854 and it went into production 2 years later. By 1862, 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2,150 looms. Around the same time, jute mills came up in Bengal. Who set up these industries? Where did the capital come from? Who came to work in the mill? बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 तकलिया और 2,150 करगे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई थी। ये उद्योग कौन लगा रहा था? उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी? मिलों में काम करने वाले कौन थे? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, प्रारंभिक उद्यमी
कौन थे? इंडस्ट्रीज were set up in different regions by varying sorts of people. Let us see who they were. The British in India began exporting opium to China and took tea from China to England. In Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in the China trade before the turn to industrial investment, setting up 6 joint stock companies in the 1830s and 1840s. Tagore's enterprises sank along with those of others in the wider business crisis of the 1840s, but later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists in Bombay, Paris like Dinshaw, Patrick and Jamsetji Narsingji Tata, who built whose industrial empire in India, accumulated their initial wealth partly from export to China and partly from raw cotton shipments to England, said Hukumchand, a Marwadi businessman who set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1917. Also traded with China, so did the father as well as grandfather of the famous इंडस्ट्रीज G.D. बिरला। प्रारंभिक उद्यमी बहुत सारे व्यावसायिक समूह का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लादकर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बम्बई में डिनशा, पैटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाली मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति G.D. बिरला के पिता और दादा ने भी किया था।